ओके, तो हाँ, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस के बारे में सबसे क्लियर अकाउंटिंग की वजह से मिलती है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना के आपको देता है, क्लासिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना के देता है, समराइज्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना के देता है। आपको एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक कीपिंग के अंदर एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, सेल्स में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, परचेजेस में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, जबकि अकाउंटिंग जो है वो आपको समराइज पूरी की पूरी स्टेटमेंट देता है, जिसमें आपको सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, इनकम सब जोड़ करके कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये इंफॉर्मेशन देता है। ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बहुत हेल्प करता है इन टेकिंग डिसीजंस। मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि भाई मेरे पास कितना प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, मेरी सेल्स कम हुई कि ज्यादा हुई, मेरी परचेजेस कम हुई कि ज्यादा हुई, ये रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट देखता है बहुत ध्यान से। और जैसा मैंने बताया कि एनालिसिस की जाती है ट्रांजैक्शंस की, कि किस वजह से खर्चे बढ़ गए, किस वजह से खर्चे कम हो गए। तो ये सारी एनालिसिस मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग के बाद, जो कि वो डिसीजन ले सके कि हमको अगली बार किस तरह से काम करना है ताकि हमारा प्रॉफिट मेंटेन रहे या बढ़े। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करता है, लॉस के लिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसमें आपको ये बात मैं और क्लियरली समझाऊंगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉसेस। दे आर परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, हमेशा चलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं खोलता है कि मैं आज काम करना शुरू करूंगा और 5 साल बाद इसे बंद कर दूंगा। Nobody starts business with that intention, क्योंकि बिजनेस बहुत रिस्क इन्वॉल्वमेंट का एंटरप्राइज है, उसको आप इस तरह से खोल या बंद नहीं कर सकते। अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। मेमोरी में आपको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इनटू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप उसके एम्प्लॉई हैं, चाहे आप उसके स्टेक होल्डर हैं, चाहे आप उसके लेंडर हैं, क्रेडिटर हैं, चाहे आप गवर्नमेंट हो, आपको मेमोरी की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है कि उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। अकाउंटिंग के अंदर सारे रिकॉर्ड्स समराइज्ड अवेलेबल हैं, एनालाइज्ड हैं। आपको जब जिस रिकॉर्ड को एक्सेस करना है उसको खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज कंपैरेटिव स्टडी? ये वर्ड सुना है किसी ने? कोई बता सकता है व्हाट इज कंपैरेटिव स्टडी? अरे किसी ने नहीं सुना ये वर्ड? कंपैरेटिव वर्ड नहीं सुना किसी ने? सर मैं बताऊं? किसी ने तो सुना होगा। व्हाट इज कंपैरिजन? सर हाँ सर, किसी दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना और किसी टू से ज्यादा मोर थिंग्स को कंपेयर करना, या कोई डिस्कवरिंग किसी चीज के बारे में कंपेयर करना। बिल्कुल सही। तो जब आप डिटेल में किसी दो चीजों का या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं तो उस पूरी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की को स्टडी बोलते हैं, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी का मीनिंग है कि ये हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी करने में। क्या? अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आप बनाते हैं हर साल, उसको 2-3 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि साल दर साल जो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, ठीक है? मान लीजिए कि टीसीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये क्या है? इंटरनेट सर्विसेज या इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है दुनिया भर के क्लाइंट्स को, लोगों को, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को। हमें इंफॉर्मेशन नहीं है बट दे डू इट। तो इस कंपनी के पिछले 10 साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आप लेकर के आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इस साल में इसको प्रॉफिट ज्यादा हुआ, इस साल इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छी थी, इस साल इसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा मिला। इस तरीके का कंपैरिजन आप
ईयर बाय ईयर कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इस तरीके की एनालिसिस आप 10 साल, 5 साल, 3 साल, जैसी भी आपकी नीड है आप कर सकते हैं। ये पहली टाइप की कंपैरेटिव स्टडी है जिसको आप इंटरनल कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं, कंपनी के अंदर की आप स्टडी करते हैं। दूसरी कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हैं कि टीसीएस एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें 4 बड़े कॉम्पिटिटर्स उसके साथ काम कर रहे हैं, 4 बड़े कॉम्पिटिटर्स एंड दे आर ह्यूज नेम्स। मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा, शायद आपको समझ में आएगा। इन्फोसिस एक नाम है, सबने सुना है? यस सर। है ना? यस सर। इन्फोसिस जो है वो टीसीएस के बराबर की एक कंपनी है, उसको कंपटीशन देती है, वो भी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, राइट? ऐसे ही एक कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, वो भी इनको कंपटीशन देती है। ऐसे ही विप्रो एक कंपनी है जो इनको कंपटीशन देती है। ऐसे ही L&T इन्फोटेक एक कंपनी है जो इनको कंपटीशन देती है। तो इस तरह से बहुत सारी 5-6 कंपनीज हैं, हर कंपनी का अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रखी है उन्होंने। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर टू कॉम्पिटिटर आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल में इस कंपनी को इतना फायदा हुआ वर्सेस टीसीएस को इतना फायदा हुआ। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी जो है हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है जिसमें आप कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसमें आप ये देखते हैं कि आप क्या और बेहतर कर सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो एक्स कंपनी काम कर रही है उसी तरीके से टीसीएस भी काम करना शुरू कर दे। स्ट्रेटेजी कैन बी डिफरेंट, क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स कैन बी डिफरेंट, योर स्पेशलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट, बट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि वो कंपनी क्या चीजें करके प्रॉफिट ज्यादा कमाती है, रेवेन्यू ज्यादा कमाती है, और हम क्या चीज करके ये सब कम कमाते हैं। समझ में आई ये बात? कंपैरेटिव स्टडी। यस सर। यस सर। सेटलमेंट ऑफ Yes, टैक्स। गुड। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब हमेशा होता है कि आप अपना पेमेंट जो भी आपको करना है, जो भी आपको किसी को कुछ लौटाना है, वो टाइम से करें। लायबिलिटीज का मीनिंग होता है कि आपके पास जो भी चीज अपनी नहीं है, किसी दूसरे की है, उसको आप टाइमली रिटर्न करें, सही फॉर्मेट में रिटर्न करें, जिस फॉर्म में उसको लिया था उसी फॉर्म में रिटर्न करें। जैसे लोन है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन किसी से लोन लेती है, किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 लाख रुपए लोन लिया, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 5 साल के लिए वो लोन है, तो 5 साल आप इंटरेस्ट टाइमली पे करेंगे। दूसरा, 5 साल के एंड में आप उसे 10 लाख रुपए लौटाएंगे। 9 लाख रुपए नहीं लौटाएंगे, 9,99,000 नहीं लौटाएंगे, 10 लाख लौटाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमेशा उसका इंटरेस्ट टाइमली पे करेंगे। तो दिस इज योर लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी किस तरफ होती है? गवर्नमेंट की तरफ होती है। तो आप हमेशा एक, जो आपको पता होता है कि आप प्रॉफिट के ऊपर और रेवेन्यू के ऊपर, दोनों के ऊपर टैक्स देते हैं। जितनी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स देते हैं, और प्रॉफिट के ऊपर जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत होती है कि ये दोनों लायबिलिटीज हैं आपकी। इनकम आपको होगी, आपको कुछ ना कुछ इनकम हो रही है, उस पर टैक्स देना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना है। तो ये दोनों चीजों का सेटलमेंट टाइमली मैनर में कैसे होगा, ये आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता चलेगा कि आपको कितनी इनकम हो रही है, कितना उस इनकम में से कितना प्रॉफिट है, और उसमें से कितना हिस्सा मुझे टैक्स में पेमेंट करना है। उसके बाद मेरे को लाइबिलिटीज के तौर पे डिविडेंड भी पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उस हिसाब से मैं अपने टैक्स लाइबिलिटीज को ठीक से पे कर सकूं। फैसिलिटेट्स लोन्स। अब इसके दो हेल्प करता है आपको लोन मैनेजमेंट में। कैसे? आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी से लोन चाहिए, तो यू कैन प्रेजेंट योर फाइनेंशियल पोजीशन इन अ वेरी गुड मैनर। अगर आपने अकाउंटिंग ठीक से कर रखी है, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ठीक से समराइज्ड हैं, एनालाइज्ड हैं, तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी बैंक को कि आपको लोन चाहिए, कितने अमाउंट का लोन चाहिए, व्हाई डू यू नीड इट, आप कहाँ यूज करने वाले हो उसको। ये सारी चीजें आप एविडेंस कर सकते हो, सबूत दे सकते हो इसका उसके सामने, जब आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जब लोन आप जो ले चुके हो उनको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, उनको मेंटेन करने के लिए। समझ रहे हैं आप?
तो मेंटेन करने का मतलब एक आपको इंटरेस्ट पे करना है, दूसरा जब टाइम आएगा, मेच्योरिटी आएगी तो आपको लोन वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जैसे 10 लाख वाला मैंने एग्जांपल दिया, 5 साल के लिए लोन है, मान लीजिए 5% पे लोन है, तो 5% इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना है, और 5 साल के एंड में आपको वो 10 लाख रुपए वापस लौटाने हैं एज दे आर। तो ये दोनों चीजें आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखकर ही पता चलती हैं कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट पे करने का टाइम आ गया तो ड्यू हो गया इंटरेस्ट, फिर आपने पे कर दिया। 5 साल के बाद आपको वो लोन की मेंटेनेंस जो है वो भी आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की तरह पता चलती है। एविडेंस इन कोर्ट, सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डबल एंट्री सिस्टम के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी बुक्स में रिकॉर्ड होने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उनको कोर्ट एडमिट करता है एज एन एविडेंस। कोर्ट में मान्य है सबूत के तौर पर। अगर आप ये कोर्ट में पेश करते हैं कि मेरे को किसी पार्टी से पैसा लेना है और ये मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मेरा पैसा दिलवाइए या मेरे को कोई परेशान कर रहा है, तो वहां कोर्ट आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एडमिट करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एडमिट करेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि कोर्ट में हर डॉक्यूमेंट, हर रिकॉर्ड एडमिसिबल नहीं होता, हर चीज कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं जो कोर्ट एडमिट करता है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसमें से एक है डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अब ये एक और टर्म है जो आप लोगों को याद रखना है, नोट करना है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है एक तरीके से कि आपके पास सारा का सारा पैसा खत्म हो चुका है, संपत्तियां आपकी कम हो गई हैं और दायित्व आपके बढ़ गए हैं। दैट मीन्स लायबिलिटीज आर ओवर एंड अबव योर एसेट्स। आपके पास जो पैसे चुकाने के लिए अवेलेबल हैं वो कम हैं और जो पैसे आपको चुकाने हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए। सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप लिक्विड फॉर्म में है, यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी, इनफ अमाउंट ऑफ एसेट्स, काफी पैसा है आपके पास, संपत्तियां भी हैं ताकि आप अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें, अपने लायबिलिटीज को टाइमली पे कर सकें। उस पोजीशन को बोलते हैं सॉल्वेंसी। सॉल्वेंट वर्ड से बना है, पानी में जो चीज घुल जाती है उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्वेंट बोलते हैं। एम आई राइट? सॉल्वेंट बोलते हैं। यस सर। तो जो सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप जो है, आपका पैसा और आपके जो संपत्ति है वो इतनी है कि आप आसानी से अपने दायित्वों में घुल सकते हैं, आप पैसा पे कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी वो पोजीशन आ जाती है जो एग्जैक्टली इसकी उल्टी होती है, आपके दायित्व बढ़ गए, द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स हैज गॉन अप एंड योर एसेट्स हैव कम डाउन। ये कंडीशन वो कंडीशन होती है जब आप और आगे बिजनेस नहीं चला सकते और आगे आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपने चाहे लोन ज्यादा ले लिए हो, आपको उधारी ज्यादा कर ली हो, या आपको इनकम ठीक से ना हो रही हो, प्रॉफिट कम बिल्कुल ना हो रहा हो, लॉस में चल रहे हैं आप कई सालों से, तो उस कंडीशन में ये स्थिति पैदा हो जाती है कि आपकी दायित्व बढ़ जाते हैं। तो वहां पर आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई अब मैं बिजनेस और नहीं कर पा रहा हूं। तो कोर्ट फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मांगता है, उसको फिर एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, सारी पूरी जानकारी उसकी इकट्ठी करवाता है कि आखिर असली में ये आदमी इंसॉल्वेंट है या नहीं, ये बिजनेस एक्चुअल में इंसॉल्वेंट हो गया है या किसी ने खाली रिकॉर्ड बनाकर जबरदस्ती कंपनी बंद करने के लिए ऐसा दिखा दिया है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है इंसॉल्वेंसी की। तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोर्ट सबसे पहले यही मांगता है। हाँ बोलिए सर। इंसॉल्वेंसी के कुछ इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपकी कंपनी आगे ऑपरेट नहीं कर सकती, पहली चीज। कोई माल खरीदना या बेचने का काम बंद, क्योंकि आपको कोई उधार देगा नहीं, कैश पे करने की क्षमता आपकी खत्म हो गई। भाई मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं, जैसे आप अपने घर में देखिएगा कभी कि अगर आपके घर में इनकम कम हो गई है तो क्या कोशिश करते हैं हम लोग कि एक्सपेंसेस कम हो जाएं। एम आई राइट? यस सर। इनकम कम हो गई तो हम एक्सपेंसेस उस इनकम के अंदर लाने की कोशिश करते हैं जब तक कि नई सैलरी ना आ जाए या जब तक कि नया कुछ और हमको ना मिल जाए इनकम।
तो ये सिचुएशन एग्जैक्टली वो है कि आपके एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के ऊपर निकल गए हैं लगातार। कुछ सालों तक ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है, फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब आप वो जो पुराने एक्सपेंडिचर आपने किए हैं वो उधार पे कर दिया आपने। अब आप ढूंढने बैठे कि आपके पास कितना पैसा है, तो वो उधार आप चुका नहीं पा रहे हो, तो आगे आप बिजनेस करोगे कैसे? कर नहीं पाओगे। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, इसके बाद दूसरी सिचुएशन ये होती है कि लोग लोन लेने चले जाते हैं कि भाई हमको लोन दे दीजिए, हम लोन से जो है ये जो पैसा उधारी का ये चुका देंगे। तो लोन ले रहे हो, नई उधारी बढ़ा रहे हो अपनी, यू आर टेकिंग क्रेडिट। तो बैंक आपको लोन देगा क्यों? कि भाई आप एक उधार चुकाने के लिए दूसरी जगह से उधार ले रहे हो, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो आप टिपिकली बिजनेस में ब्लॉक हो जाते हो एक लेवल पर आकर, इसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। आपकी सॉल्वेंसी खत्म हो गई, आपके पास लिक्विड कैश खत्म हो गया, और अब आपकी संपत्तियां भी आपके काम नहीं आ रही हैं। संपत्ति बेच करके भी आप अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। समझ में आया इंसॉल्वेंसी? यस सर। टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा याद रखिए, धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और रिवाइज होता रहेगा, बट इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एट दिस स्टेज यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग। आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है? हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो जो भी आप इंसॉल्वेंसी के बाद आपको डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने कि आप इंसॉल्वेंट हैं, आपको बोल दिया गया कि अब आप जो है अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, और हमने आदमी अपॉइंट कर दिया है, ये आपकी सारी एसेट्स को बेचेगा और जितने लोगों को पेमेंट करना है करेगा। तो ये भी चीज जो है इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही काम आएंगे। किस किस से उधार आपने लिया है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बताएंगे, कितना इंटरेस्ट होगा, कितना प्रिंसिपल है, ये सारा आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बताएंगे। आपके पास कितनी एसेट्स है जिनको अब बेचा जाएगा, उससे पैसे जो आएंगे उससे इन लोगों को वापस पेमेंट्स किए जाएंगे, उधार वालों को कितना पेमेंट करना है, क्या पूरा का पूरा पैसा अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से पता चलेंगी, है कि नहीं? जैसे कई बार हम लोगों के घरों में होता है कि अगर घर में किसी को अचानक से कोई ऑपरेशन करना पड़े, कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, भगवान ना करे किसी के घर में आए, बट अगर आ जाती है तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है हार्ड कैश टच नहीं करते हैं, हम लोग घर की कोई एसेट, कोई चीज बेच देते हैं। कोई ऐसी महंगी चीज है उसको बेच दिया, उससे 1-8 लाख रुपए आ गए, 50,000 आ गए, उससे ऑपरेशन करा लिया, रादर देन स्पेंडिंग जो कैश हमने सेव करके रखा है उसे खर्च करने की बजाय एसेट्स बेच देते हैं हम लोग। तो इस तरह से भी काम होता है। तो ये हमको पता तो होना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन सी एसेट है, तो वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। ये एडवांटेजेस अकाउंटिंग के तभी फायदेमंद हैं जब आपके पास अकाउंटिंग प्रॉपर हो रखी है, आपने हर ट्रांजैक्शन कैप्चर किया है प्राइमरी और सेकेंडरी बुक्स में, और उससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली बनाएं, तब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर होती है, तब आपकी सारी चीजें सामने आती हैं, सारी संपत्तियां, एसेट्स और सारी लायबिलिटीज सामने आती हैं। क्लियर है? समझ में आया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? सर। यस सर। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ समझ ना आया हो? अब कुछ लिमिटेशंस भी हम लोग अकाउंटिंग की समझने की कोशिश करेंगे। क्या चीजें हैं जो अकाउंटिंग की स्कोप के अंदर कवर नहीं हो पाती हैं, अकाउंटिंग इन चीजों पर पूरी गारंटी नहीं दे सकता। व्हाट आर द लिमिटेशंस? क्या ऐसी चीजें हैं, क्या कमियां रह जाती हैं अकाउंटिंग के इतने अच्छे प्रोसेस के बावजूद? सबसे पहली चीज तो दुनिया का कोई भी प्रोसेस फुल प्रूफ नहीं है, 100% करेक्ट प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस तो सही होता है, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले लोग और काम करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, उसकी वजह से कई बार गलतियां होती हैं, कई बार चीजें, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग कवर नहीं कर पाती। तो क्या क्या चीजें हैं अकाउंटिंग की? सबसे पहले अकाउंटिंग एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस का मतलब वाउचर होना चाहिए, बिल होना चाहिए, उसके बगैर अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं होती, राइट? लेकिन अकाउंटिंग के एंड में जब आपने सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना लिया, सब बना लिया, उसके बाद अकाउंटिंग की एनालिसिस जो होती है उसमें लोग एस्टिमेशन भी लगाते हैं।
कैसा एस्टिमेशन कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा अगले साल, पिछले 5 साल का प्रॉफिट देखा, एवरेज निकाला, उसके हिसाब से बोला अगले साल मेरे को इतना प्रॉफिट कमाना है। सेल्स पिछले 5 साल की ट्रेंड क्या है उसके बेस पर टारगेट लिख लिया कि मेरे सेल्स का टारगेट इतना होगा। एस्टिमेशन है ये। ऐसे ही कितनी एक कोई एसेट जो मैंने खरीदी, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी या कोई फर्नीचर, राइट, इस तरीके की चीजें कितने टाइम तक मेरे काम आएंगी, इकोनॉमिक लाइफ इसकी कितनी है जब तक ये मेरी हेल्प करेगा, वो भी लिख लिया आपने। बैड डेट्स, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे उधार लेंगे और उसके बाद चुकाएंगे नहीं, उसको भी आप एस्टिमेट करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब भाई हर साल का अकाउंट्स खत्म होने के बाद आप ये देखते हैं कि कितने उधार ऐसे थे जो मुझे वापस नहीं मिले, लोगों ने उधार ले लिए वापस नहीं किए, तो वो हर साल आप एंड में लिखते हैं। उसके बेस पर आप एस्टिमेट करते हैं कि अच्छा अगले साल भी इतना मेरे को लॉस हो जाना चाहिए। ये हम लोग हर कोई करते हैं, हमारे घरों में भी होता है। एक महीने का खर्चा देखते हैं और देखते हैं कि अगले महीने इतना खर्चा होगा, अच्छा ठीक है, इतनी मेरी सेविंग है जो मुझे हर महीने करनी है। तो एस्टिमेशन तो हम इनकम के बेस पर करते हैं, हालांकि अकाउंटिंग एस्टिमेशन के बेस पर नहीं होती है, वो एविडेंस के बेस पर होती है। लेकिन एस्टिमेट हम हर चीज का लगा लेते हैं, टारगेट हम हर चीज कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव असेसमेंट नहीं करता है अकाउंट्स, इट्स ओनली अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वांटिटेटिव असेसमेंट इसलिए कितना आपने खर्चा किया अमाउंट, कितना आपने इनकम अमाउंट, कितने आपके लॉसेस अमाउंट, कितने आपके प्रॉफिट्स अमाउंट, कितनी आपकी एसेट्स बुक्स में उसकी वैल्यू, तो सारी की सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट है, क्वालिटेटिव असेसमेंट नहीं है। क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या हो सकता है कि आप कौन से सोर्स से मटेरियल खरीदते हैं, एक महंगा है और एक सस्ता है, तो आप महंगा क्यों खरीद रहे हैं, आप सस्ता खरीदिए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई जो मैनेजमेंट आपके डिसीजंस ले रहा है उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि कोई आपकी कमियां आ रही हो अकाउंटिंग में, कोई चीजें दिक्कत कर रही हो, गलत हो रही हो, कुछ उनका डिसीजन मेकिंग गलत हो, कोई उनका काम करने का तरीका गलत हो, लेबर किस तरह से काम कर रही है, कितना वेस्टेज हो रहा है, कोई लेबर ऐसा तो नहीं है जो ज़्यादा काम कर रहा हो और कोई लेबर बहुत कम काम कर रहा हो जिसकी वजह से हमारी लेबर कॉस्ट या ओवरहेड्स बढ़ रहे हो। हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्रेडिट पॉलिसीज, लोगों के साथ जो इंडस्ट्री के अंदर रिश्ते हैं वो कैसे हैं, किसके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सख्त हमारा रवैया है कुछ लोगों को लेके जिसकी वजह से हमको टाइमली क्रेडिट ना मिलता हो, कम क्रेडिट मिलता हो, ज़्यादा कैश परचेजेस करनी पड़ती हो, लोग हमसे ज़्यादा उधार लेते हैं, हमको कम उधार मिलता है। ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आती हैं। पब्लिक रिलेशंस आपके कैसे हैं, कंपनी की कैसी इमेज है लोगों के बीच में, राइट। अब जैसे मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसान, कि पब्लिक रिलेशंस क्या होता है। कोलगेट नाम सुना है सब लोगों ने? यस सर। एक डब्बा आता है, उसका कार्टन, उसके अंदर टूथपेस्ट आता है, रोज सुबह हम उठ लेते हैं, टूथपेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। कभी किसी ने वो डब्बा पढ़ा है कि उस पे क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है? पहले पढ़ते थे क्योंकि उसमें पजल आती थी। अच्छा सर, ऐसे कभी सर किसी, मैंने एक बार पढ़ा था। हाँ पढ़िए, बताइए क्या पढ़ा है? सर उस पे जहाँ वो मैन्युफैक्चर होता है उस जगह का नाम लिखा होता है। वेरी गुड। और क्या लिखा होता है? उसकी कॉस्ट होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं शायद। एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कॉस्ट नहीं होती उसमें। मैं आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू, आई विल टेल यू द डिफरेंस, डोंट वरी, ठीक है। एमआरपी लिखी होती है और एक चीज लिखी होती है बड़ी इंटरेस्टिंग, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक लिखा होता है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो एक फोन नंबर या एक ईमेल आईडी या वेबसाइट केयर नंबर लिखा होता है, फीडबैक। हाँ, ये आप नोटिस करिएगा, लगभग हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है, हर प्रोडक्ट पे, छोटा बड़ा कैसा भी प्रोडक्ट। Amazon नाम सुना है सबने? यस सर। यस सर। Amazon एक ऐसी कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है Amazon। डू यू नो दैट? यस सर। लेकिन सारे प्रोडक्ट्स बेचती है, मार्केटिंग करती है, बेचती है। आप कुछ भी मंगा लीजिए उससे, आजकल तो थोड़ा लिमिट हो रखी है, बट अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन आप कार का टायर भी खरीद सकते हैं उससे, इतनी बड़ी कंपनी है। बट वो कार के टायर्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो है वो
जेके टायर या अपोलो या और जो कंपनीज MRF, ये सब बनाते हैं टायर्स. These people don't make tires. These people do not make curtains. They do not make anything else. Wall hangings, beauty material, personal care, hygiene, कुछ भी चीज ये नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ बेचते हैं. सब कंपनीज से दुनिया भर के रिलेशंस हैं इनके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जिसको बोलते हैं, और ये आइटम्स सोर्स करते हैं अलग अलग जगहों से, अपने गोडाउन्स में रखते हैं, और वहां से बहुत सारी डिलीवरी कंपनीज से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं. जैसी ऑर्डर आता है, एक डिलीवरी कंपनी को एरिया देख करके सामान पकड़ाते हैं और वो कस्टमर को दे देता है. They don't produce anything, they don't manufacture anything. अब इनका पब्लिक रिलेशन देखिए. आपको डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई सामान नहीं आ रहा है, कोई लेट आया, खराब आया, टूटा आया, हर चीज की शिकायत सुनते हैं ये लोग. इनकी एक हेल्पलाइन दी हुई है इन्होंने, एक ईमेल आईडी है, और इनकी वेबसाइट पे जाइए तो एक चैट बॉक्स भी है इनका. तो जो प्रोडक्ट आप नहीं बनाते हैं उसकी डिलीवरी से रिलेटेड और उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें वो सुनेंगे. हाँ, अगर आपने कोई फ्रिज खरीदा और फ्रिज के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो ये नहीं डील करेंगे. They'll give you a number, they'll say कि अगर फ्रिज LG का है या सैमसंग का है या क्या वोल्टास का है तो वहां की कंपनी वाले आएंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे. बट रिलेटेड टू डिलीवरी, रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइसिंग, दे विल लिसन ऑल कंप्लेंट्स. तो ये दिखाता है कि कंपनी का पब्लिक रिलेशंस कितना अच्छा है. कोलगेट में क्या कमी है भाई? पूरे आप लोग जब से पैदा हुए हो कई लोग कोलगेट यूज कर रहे होंगे. रोज सुबह उठ के ब्रश करना है, कोई सोचता भी है कि उसका टेस्ट खराब है, उसका टेस्ट अच्छा है, मेरे दांत ठीक हो रहे हैं, मेरे दांत खराब हो रहे हैं? कोई सोचता है अपने दिमाग में? ब्रश करते हैं और उसके बाद हम लोग तैयार व्यार होके चले जाते हैं. सो लुक एट द पब्लिक रिलेशंस. दे नो दैट मिनिमलिस्टिक कंप्लेंट्स विल कम, बट स्टिल दे हैव गिवन अ नंबर कि आप कॉल करिए, हम सुनेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है. दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस. और एक भी कंप्लेंट उस पर आई तो फिर उस कंपनी को सुनना पड़ेगा कि वो कंप्लेंट क्या है, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, चाहे वो एक्शन ले या ना ले. वो कस्टमर को बताएंगे कि भाई हमने आपकी कंप्लेंट सुनी, आपकी कंप्लेंट हमें समझ में आई और इसका सोल्यूशन ये है या हम ये करने वाले हैं, कुछ भी करें बताएं. दिस इज व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस. नंबर लिख देने से काम नहीं चलेगा, रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है. अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप गलत हो जाएंगे. ठीक है जी, क्लियर? एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोडक्ट के दो प्राइसेस होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एक मार्केट वैल्यू और एक कॉस्ट वैल्यू. अभी मैंने पिछली उसमें बोला था कि कॉस्ट प्राइस भी एक चीज होती है. कॉस्ट प्राइस का मतलब यह है कि जितने रुपए में वो चीज बनकर तैयार हुई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का बैग है, तो जिस फैक्ट्री में बन रहा है, जब बन करके तैयार हुआ तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है. उसके बाद मार्केट में जब वो आ गया तो उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस. MRP इज वन टाइप ऑफ मार्केट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. तो दोनों में फर्क होता है क्योंकि फैक्ट्री में बना, उसके बाद गोडाउन गया, गोडाउन से ट्रांसपोर्ट होकर मार्केट पहुंचा और होलसेलर से रिटेलर पर आया, तो बीच में जितने लोगों का मार्जिन और खर्चे हो रहे हैं वो सब उसमें जुड़ जाते हैं. तो मार्केट प्राइस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन द कॉस्ट प्राइस. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से अलग होता है उसका प्राइस. ये जो चेंज हो रहा है मार्केट प्राइस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर. अब आ रही है आवाज? यस सर. ओके. तो ये जो चेंज हो रहा है मार्केट प्राइस, इसकी कोई भी एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं, इसकी कोई भी कंसिडरेशन अकाउंटिंग के अंदर नहीं होती, क्योंकि मार्केट प्राइस तो रोज चेंज हो सकता है, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार चेंज हो सकता है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक बार आपने बना दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको चेंज करते रहेंगे, काट के बार बार सही करते रहेंगे कि अच्छा ये 40 रुपए का था, 42 रुपए का हो गया, तो काट के 42 रुपए लिख दिए. सोचिए जो लोग प्याज, आलू, सब्जियों और फलों में डील करते हैं, उसके प्राइसेस तो आजकल तो हफ्ते में एक बार बदल जाते हैं प्राइसेस. तो आप हर बार जाकर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड पुराना चेंज करेंगे कि अच्छा 40 रुपए किलो खरीदा था पिछले हफ्ते, इस वक्त 42 है प्राइस, तो 42 नहीं. एक बार जो वैल्यू आप अकाउंट्स में लिख देते हैं उस वैल्यू को आप चेंज नहीं करते, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं. यू डू नॉट चेंज द मेजरमेंट यूनिट. अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपकी रेवेन्यू, आपके प्रॉफिट्स हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर मिनट बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे. तो आप अकाउंटिंग किस चीज की करेंगे? फिर बार बार आपके रिकॉर्ड्स बदल जाएंगे तो आप काम क्या करेंगे?
तो ये लिमिटेशन भी है और एडवांटेज भी है, तो मैंने दोनों चीजें आपको